नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे दल शिक्षण या टीम टीचिंग। दल शिक्षण क्या है? हम देखते हैं कक्षा में प्राचीन काल से जो कक्षा शिक्षण है वो चलता आ रहा है। इसमें जब भी किसी कठिनाई का अनुभव हुआ तो शिक्षाविदों ने नए शोध किए और अपने अनुभवों के आधार पर नवीन शिक्षण विधियों की रचना की। शिक्षण में नवाचार का प्रयोग हुआ और दल शिक्षण भी ऐसे है एक नवाचार है जिसका अभ्युदय अमेरिका में हुआ था। शिक्षण में सुधार के उद्देश्य से अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसे प्रारंभ किया गया एक नवाचार के रूप में। कहाँ पर? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसे प्रारंभ किया गया। और क्योंकि वहाँ से ये पूरे संसार में फैला, भारत में अधिगम और शिक्षण के लिए नवाचार के रूप में इसका प्रचलन प्रारंभ भी हो रहा है। और दल शिक्षण धीरे धीरे यहाँ पर भारत में भी अभी पहुँचा है और इसमें सुधार अभी हो रहा है। अंग्रेजी भाषा के ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें टीम और टीचिंग, यानी दल शिक्षण, समूह या टोली या दल जिसको कह सकते हैं, उसे पूरा दल, अध्यापकों का एक पूरा दल जिसमें शिक्षण करवाता है वो दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण का दूसरा अभ्युदय सन 1954 में मुख्य रूप से 3 कारणों से हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बहुत से शिक्षकों ने शिक्षण कार्य छोड़कर अपने राष्ट्रीय हित के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय हित के काम को संभाला और उसके स्थान पर सामान्य जानकारी वाले शिक्षकों ने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के कारण कक्षा शिक्षण एक से अधिक अध्यापक एक ही प्रकरण को दल के रूप में पढ़ाने लगे और दल शिक्षण में एक से अधिक अध्यापक अपने अपने विषय के ज्ञाता होने से उनका ज्ञान और कौशल बालकों को प्राप्त हो, इसलिए इसे नवाचार के रूप में प्रयोग किया गया। दल शिक्षण का अर्थ क्या है? क्या इसे कहते हैं दल शिक्षण? अगर हम अर्थ की बात करें तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक दूसरे का सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के समूह के लिए किसी विषय विशेष का शिक्षण करवाते हैं उसे दल शिक्षण कहते हैं। यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने ज्ञान का, अपने अनुभवों का, अपने विषय विशेषज्ञ जिसमें वो विशेषज्ञ हैं उसके लिए वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के समूह के लिए कोई शिक्षण करवाते हैं तो उसे दल शिक्षण कहा जाता है। इसमें शिक्षक अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और इसमें एक शिक्षक पूरे दल का नेता होता है जो कि व्यवस्था को संचालित करता है। इस प्रकार इन्हें पूरा दल जहाँ पर अध्ययन करवाता है उसे दल शिक्षण कहा जाता है और एक शिक्षक जो नेता होता है वो इस पूरे दल को कंट्रोल करता है। कार्लो ऑल्सन कहते हैं कि दल शिक्षण विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न करने की एक प्रविधि है जिसमें 2 या अधिक अध्यापक अपने कौशल या शिक्षण योजना का छात्रों के एक शिक्षण समूह में सहयोग करते हैं। यानी कार्लो ऑल्सन ये कहते हैं कि दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों, यानी कक्षा में जो अनुदेशन दिया जाता है उसको उत्पन्न करने के लिए एक ऐसी प्रविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशलों का प्रयोग करते हुए शिक्षण को पूरा करते हैं। दल शिक्षण का स्वरूप क्या है और इसका दल शिक्षण का स्वरूप की अगर हम बात करें तो अध्यापकों का एक समूह, यानी दल के द्वारा शिक्षण कार्य, अध्यापकों का समूह जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक रहते हैं, ऐसा अध्यापकों का समूह अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए अनुदेशनात्मक व्यवस्था करता है। यानी अधिगम प्रक्रिया बच्चों को सिखाने के लिए अनुदेशनात्मक यानी शिक्षण कार्य संचालित करते हैं और इसमें शिक्षक और उसकी कक्षा के बालक भाग लेते हैं।
इस प्रकार से दल शिक्षण एक ऐसा शैक्षिक संगठन है जो छात्रों के उत्तरदायित्व के साथ संभालता है और दल शिक्षण शिक्षकों, छात्रों, स्थान, पाठ्यक्रम को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निर्धारित छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन, संचालन, मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों का एक दल के रूप में जब काम करते हैं तो वो दल शिक्षण कहलाता है। इस प्रकार शिक्षकों का एक समूह एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट शिक्षण का उत्तरदायित्व जब संभालते हैं तो उसे दल शिक्षण कहा जाता है। दल शिक्षण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो दल शिक्षण की विशेषता है सबसे पहला कि दल शिक्षण सहकारिता की भावना पर आधारित है, यानी वहां पर जब एक से ज्यादा शिक्षक रहते हैं तो वो सहकारिता की भावना पर आधारित है, यानी एक दूसरे से मिलकर काम करना, मिलजुल कर। यदि सहकारिता की भावना नहीं होगी तो वहां पर शिक्षण कार्य सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार एक सहकारिता की भावना पर आधारित शिक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली। अधिगम जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाना। इसी के साथ साथ इसमें छात्रों की आवश्यकता और उपलब्ध साधनों का समुचित ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास क्या उपलब्ध साधन है, भौतिक संसाधन कितने हैं, मानवीय संसाधन क्या है और कौन सा टीचर किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसका ध्यान रखा जाता है। और छात्रों की आवश्यकता कि छात्रों की क्या आवश्यकता है, छात्रों को क्या अध्ययन करवाना है वो, तो ये इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? एक तो इसमें छात्रों की आवश्यकता और उपलब्ध साधनों का ध्यान रखा जाता है। छात्रों की आवश्यकता और उपलब्ध साधनों का ध्यान। का समुचित उपयोग। इसी प्रकार से इसके द्वारा पूरे दल जो पूरा दल है वो शिक्षण का एक जो शिक्षण कार्य है वो पूरे दल का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यानी शिक्षण किसका उत्तरदायित्व होता है? इसमें शिक्षण करवाना पूरे दल का सामूहिक उत्तरदायित्व, पूरे दल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसी के साथ साथ इसके द्वारा व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि की जाती है। शिक्षकों की व्यवसायिक कुशलता है उसमें भी वृद्धि की जाती है। व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि होती है और इसके साथ ही इसमें विषय के स्पष्टीकरण के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य साधनों का समुचित उपयोग इसमें किया जाता है। इसी के साथ साथ दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। जब दल शिक्षण हमने पहले इसकी जब अर्थ समझा तो इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। 2 या 2 से अधिक शिक्षक
होने चाहिए। दो या दो से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। दो या दो से अधिक एक शिक्षक होता है तो वहाँ पर दल शिक्षण नहीं कहलाता है। इसी प्रकार यह शिक्षण एक अभिनय प्रयोग है, नया प्रयोग है। यह शिक्षण क्या है? अभिनय प्रयोग है, एक अभिनय प्रयोग। इसी के साथ साथ यह शिक्षण विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक ज्ञान देता है। यानी विभिन्न, जैसे जो शिक्षक जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है वो उस क्षेत्र को शिक्षण करवाता है। तो वो ये दल शिक्षण है जो विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक ज्ञान देता है। क्षेत्रों में अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करता है। इसी के साथ साथ इसमें ये योजना लचीली होती है, कहीं भी इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है। इसकी योजना लचीली होती है, जहाँ चेंजेस दिखे वहाँ चेंज भी कर दिया जाता है। लचीली योजना होती है, इसकी योजना लचीली होती है। और इसी प्रकार से इसी के साथ आवश्यकता अनुसार बाहर के विषय विशेषज्ञों की भी सहायता इसमें ली जा सकती है। विषय विशेषज्ञों की सहायता, अगर जिसमें बाहर से जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनकी भी सहायता ली जाती है। और रुचि का समुचित ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक की रुचियों का समुचित ध्यान रखा जाता है, रुचियों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार ये दल शिक्षण की ये कुछ विशेषताएं हैं। हमने दल शिक्षण की विशेषताएं जानी। अब हम दल शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है दल शिक्षण की। तो दल शिक्षण की प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले दल के शिक्षकों का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? दल के शिक्षकों का चुनाव। यानी दल में कौन कौन से शिक्षक रहेंगे वो उसके जो विषय हैं या जो समस्या है या जो हमारा टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो उसके विशेषज्ञ होते हैं उन शिक्षकों का चयन किया जाता है। दल के शिक्षकों का चयन कि इस क्षेत्र में कौन से विशेषज्ञ हमारे इसमें काम आ सकते हैं, उन विशेषज्ञों का चयन किया जाता है। ये प्रथम सोपान है। इसके पश्चात मुख्य शिक्षक का चुनाव। मुख्य शिक्षक कौन रहेगा? मुख्य शिक्षक, एक मुख्य शिक्षक का चुनाव। इसमें मुख्य शिक्षक कौन होगा? उसके पश्चात आम सभा सत्र, यानी द्वितीय सोपान के अंदर शिक्षण के समय जो मुख्य शिक्षक है उसके नेतृत्व में कोई एक शिक्षक पूरे समूह के शिक्षण का कार्य करता है और शेष उपस्थित जो शिक्षक हैं वो कक्षा के कार्यों के अलग अलग तरह से सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो द्वितीय सोपान है उसमें जो शिक्षण है, शिक्षण के समय जब शिक्षण करवाया जाता है तो एक मुख्य शिक्षक उसके नेतृत्व में विभिन्न शिक्षक अपना अपना काम करते हैं। ये आम सभा सत्र कहलाता है। तीसरा आम सभा सत्र, जहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे एक शिक्षक कक्षा में जो विषय वस्तु दी जाती है उसके कुछ बिंदु अपनी तरफ से भी जोड़कर वो उसको समझाता है। दूसरा शिक्षक छात्रों की जो अनुक्रियाएं हैं उसको देखता है, उसका
कि छात्र किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं, छात्र किस प्रकार के उत्तर देते हैं, छात्रों की किस प्रकार कितना समझ में आ रहा है क्या उनको, वो सारा का सारा उसको इसके पश्चात जो तीसरा शिक्षक है वो उनको प्रयोग करके बता सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न जो शिक्षक हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं इसमें। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे काम हैं जो किए जाते हैं इस सत्र के दौरान। इसके पश्चात लघु सभा सत्र। इसमें छात्रों को आम सभा के बाद छोटी छोटी जो टोलियां हैं वो बनाई जाती है और उन टोलियों में विभाजित कर दिया जाता है। उनको अलग अलग एक एक शिक्षक के साथ बैठकर जो उनको अध्ययन करवाया गया है उस पर चर्चा करनी होती है, प्रश्न करने होते हैं, व्याख्या, वाद विवाद, इसके माध्यम से उनको ये सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं एक एक शिक्षक के पास। और प्रयोगात्मक काम के लिए शिक्षक को उसमें लगाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र के समझने, बोलने, प्रयोग करने का अवसर इसमें मिलता है। उसके पश्चात होता है मूल्यांकन सत्र। जहां पर छात्रों का मूल्यांकन यानी जो अध्ययन कर चुके हैं उसके छात्रों की प्रगति का मापन और मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर शिक्षण पाठ्यक्रमों के उद्देश्य के संदर्भ में उनको प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात स्व शिक्षण या प्रयोगशाला सत्र। स्व शिक्षण या जिसको हम प्रयोगशाला सत्र कहते हैं, खुद छात्र शिक्षण करते हैं, खुद यानी जो अध्ययन करवाया गया है उसमें व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है और छात्र अपनी कमजोरियों को जिसमें दूर कर सकता है। इसके पश्चात होता है समीक्षा सत्र। सातवां होता है समीक्षा सत्र। इस पूरे जो सत्र की है वो समीक्षा की जाती है कि हमारा काम किस प्रकार रहा, छात्रों की प्रगति, जो दल शिक्षण है उसको जांचा जाता है किस प्रकार, सारी की सारी समीक्षा की जाती है। और दल के प्रति जो शिक्षक हैं उनकी मीटिंग होती है और उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार से पूरी योजना बनाकर काम किया जाता है दल शिक्षण में, जहाँ पर एक से ज़्यादा शिक्षक यानी 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। और इस प्रकार से पूरी इस दल शिक्षण एक साथ काम करके एक बहुत ही अच्छी प्रकार से छात्रों को समझ में आने वाला ये सत्र होता है और इसमें दल शिक्षण के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है। दल शिक्षण के जो लाभ हैं वो हम या इसकी जो सीमाएं हैं वो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स हैं वीडियो हैं उसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम इस दल शिक्षण को हमने जाना। दल शिक्षण इसमें सबसे पहले दल के शिक्षकों का चयन किया जाता है कि दल के शिक्षक पूरे दल में कौन कौन से शिक्षक रहेंगे, यानी वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस शिक्षकों का चयन किया जाता है जो कि उस विषय में विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद एक मुख्य शिक्षक जो कि उस सबको कंट्रोल कर सके, ऐसे मुख्य शिक्षक का चुनाव किया जाता है। इसके पश्चात आम सभा सत्र रखा जाता है जहाँ पर कक्षा में उनको विभिन्न शिक्षकों अपने अपने काम में रहकर वो उनको उस सत्र का आयोजन किया जाता है। अपने अपने जो जिस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होते हैं वो उनको जानकारी देते हैं। इसके पश्चात लघु सभा सत्र होता है जहाँ पर अलग अलग शिक्षकों के पास सारे छात्र टोलियों में बढ़कर अलग अलग शिक्षकों के पास बैठकर अपने वाद विवाद करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी ये लघु सभा सत्र होता है। इसके पश्चात वापस पुनः एक जगह बैठकर मूल्यांकन किया जाता है उनका कि जिस उद्देश्य से हमने इस सत्र बुलाया था क्या हमारे उद्देश्य पूर्ण हुए, उसके लिए उनको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद स्व शिक्षण प्रयोगशाला सत्र यानी कि जैसे छात्रों को जहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र एक
व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिपुष्टि देते हैं और छात्र अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए अधिगम में दक्षता प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यकतानुसार उसको विभिन्न सहायक सामग्रियों के उपयोग के लिए पुनः उन दलों में विभाजित किया जा सकता है, जहाँ पर उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो यानी उनके एक प्रयोग के रूप में कि कितना समझ में आया, कितना क्या हुआ, या जहाँ अधिगम और शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो रहती हैं, वहाँ पर उनको भेजा जाता है। खुद शिक्षण करके उनको खुद स्व शिक्षण के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि स्व शिक्षण, खुद शिक्षण करें। इसके पीछे समीक्षा सत्र होता है और उनकी समीक्षा की जाती है किस छात्र जो हमने अध्ययन करवाया वो किस प्रकार का रहा और हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दल शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लाभ और इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।